ठीक है, तो इस बार नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है वेरीलॉग नाम से, इंट्रोडक्शन टू वेरीलॉग डिजिटल लॉजिक में 6 चैप्टर। ठीक है, मुझे ही पता चला एग्ज़ाम से 5 दिन पहले कि ऐसा कुछ चैप्टर नया ऐड किया है। तो ठीक है, आज बैकग्राउंड में जर्नल नहीं खुली है, माइक्रोसॉफ्ट जर्नल नोटबुक नहीं खुली है, आज खुला है चैट जीपीटी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज ये पूरा चैप्टर चैट जीपीटी से समझने की। मैंने एक बार समझ लिया है, हम साथ में ही समझेंगे, नया चैप्टर है। ठीक है, तो वेरीलॉग का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले वेरीलॉग मैंने देखा कि एक लैंग्वेज है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक लैंग्वेज है। जैसे हम लॉजिक गेट्स का यूज़ करके डायग्राम्स बनाते हैं, और उन डायग्राम्स को हमने लैब में इम्प्लीमेंट भी किया था। ठीक है, उन लॉजिक गेट्स को रियल लाइफ में। अब वेरीलॉग क्या है? वेरीलॉग यहाँ पे जैसे लिखा है, वेरीलॉग इज़ लाइक अ सुपर हीरो लैंग्वेज ऑफ द डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, कोई इंसान नॉर्मल प्रॉम्प्ट करेगा वैल्यू की वेरीलॉग क्या है, तो उसको इस तरह नहीं दिखाएगा। मैंने कुछ अलग तरीके से प्रॉम्प्ट किया है। ठीक है, तो वो प्रॉम्प्ट का आंसर इसने इस तरह से दिया है जैसे मैंने उसको समझाया था कि इस तरह आंसर चाहिए। तो इसने मुझे बोला है, वेरीलॉग इज़ लाइक द सुपर हीरो लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सर्किट्स। इट हेल्प्स अस डिज़ाइन एंड डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ठीक है, जैसे हम वायर्स से जॉइन करके वो मशीन में हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं लैब में, उसी तरह ये एक लैंग्वेज है जहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि वेरीलॉग में क्या क्या होता है। अब मैंने सबसे पहले इसको वही पूछा था कि वेरीलॉग जो है क्या होता है, वो मेरे को बता दे। तो मैंने उसको चैप्टर का नाम दिया था सिर्फ, तो इसने ये सारा भाषण दे दिया मुझे जिसमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब मैंने इसको एक एक करके क्वेश्चंस देने चालू किए जो हमारे क्वेश्चन बैंक में है। ये हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पूरी लैंग्वेज जो है वेरीलॉग लर्न करने का कोई सेंस नहीं बनता। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, एंड मोमेंट पे पता चला था कि वेरीलॉग भी आने वाला है। तो यूट्यूब पे अगर सर्च करते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे जाके मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वेरीलॉग सर्च किया, तो यहाँ पे लोग जनरली पूरी सीरीज़ में पूरा वेरीलॉग ही सिखा रहे हैं लैंग्वेज, जो कि अब एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले सीखने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पूरी पूरी सीरीज़ है जो वेरीलॉग सिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, पर इतना ज़्यादा हमारे काम का नहीं है क्योंकि CSIT में वेरीलॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना काम नहीं आता। तो हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितना एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसकी नोट्स भी आई हुई है, पर नोट्स भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं, रीड करने का कोई सेंस नहीं बनता। मैक्सिमम कितने 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं इस एग्ज़ाम इस क्वेश्चन बैंक में से। हालांकि ये चीज़ जो है अभी तक CE वालों के क्लासरूम में नहीं आया है। IT वालों के क्लासरूम में भेजा है वेरीलॉग वाले चैप्टर के बारे में सब कुछ, और शायद असॉइट में ही भेजा है, सॉसेट में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरीलॉग को समझना। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन ही समझेंगे कि क्या होता है। तो इस तरह प्रॉम्प्ट देंगे, इसको सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे तो चैट जीपीटी बहुत बोरिंग कर देगा, पर थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे वेरीलॉग को। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी से ही समझेंगे कि कैसे वो समझाता है। चैट जीपीटी को हम बोलेंगे हिंदी में समझा दो क्योंकि इंग्लिश में हमें समझ नहीं आता। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बोला, इसने इतना सारा लिख के दे दिया कि पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल डिज़ाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसने ये सब समझाया। ये सब हम नहीं पढ़ रहे, एक एक करके देखते हैं। ये इसने मेरे को लास्ट में समरी दी थी, तो मैंने उसको बोला कि लास्ट में जो तूने समरी दी है उसको इंग्लिश में समझा। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलोगे तो वो इस तरह समझाएगा। अब इसको भी ये चैट जीपीटी ने लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कंप्यूटर ही पढ़ेगा। तो मैं माइक कंप्यूटर के पास में रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से लैंग्वेजेस HDLs का काम है डिजिटल डिजाइन में एक सिस्टमैटिक और एफिशिएंट तरीके से काम करना। ये डिजाइनर्स को अलाउ करते हैं कि वो डिजिटल सर्किट्स को डिस्क्राइब, सिमुलेट और इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि आप एक रेसिपी डिस्क्राइब करते हैं, वैसे हाई HDLs से डिजाइनर्स डिजिटल। ठीक है, ये हाय इसने जो बोला वो हाय नहीं है, वैसे ही कहना चाह रहा है। एक दो चीज़ें ये थोड़ा उल्टा सीधा बोलता है, पर ठीक है, हम समझ लेंगे थोड़ी देर में।
जैसे कि आप एक रेसिपी डिस्क्राइब करते हैं, वैसे हाई HDLs से डिजाइनर्स डिजिटल सर्किट्स को प्लान करते हैं। इसे उनको एक वर्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पे वो सर्किट का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के। और जब डिजाइन सही दिखता है, तब वो उससे एक्चुअल हार्डवेयर पे ले जा सकते हैं। इस प्रोसेस में HDLs हेल्प करते हैं एरर्स को पहले हाई आइडेंटिफाई करने में और ओवरऑल डिजिटल डिजाइन को एफिशिएंट और रिलायबल बनाने में। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है चैट जीपीटी? थोड़ा फ़नी हो गया, पूरा फ़नी ही रहेगा वीडियो में। नीचे सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने निकाल दिया चैट जीपीटी से। तो इसमें कहना चाहता है कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है वो डिज़ाइनर्स को हेल्प करती है कि फिज़िकली जो यहाँ पे फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन करे गेट्स को लगा के, उसकी जगह हम कोडिंग के थ्रू उस वर्नी जो लैंग्वेज थी वेरीलॉग लैंग्वेज के थ्रू ही इंप्लीमेंट करें उन सारे डिज़ाइंस को। आगे देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि वो डिज़ाइनर्स को हेल्प करती है बिना फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के वो सब एग्जीक्यूट करना, जिससे क्या होता है वो एरर्स को पहले ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और ओवरऑल डिज़ाइन को एफिशिएंट और रिलायबल बनाने में। ठीक है, किस तरह बनाना है वो सब प्लानिंग पहले हो जाती है। अब अच्छे से समझाएगा ये आगे। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में है, व्हाट इज़ वेरीलॉग एंड हाउ डज इट प्ले अ रोल इन डिजिटल डिज़ाइन एंड हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस मैंने इसी सीक्वेंस में यहाँ पे डाल दिए हैं चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने सेम चीज़ बोली है, इसको क्वेश्चन बोला है, और नीचे आप भी यही सेंटेंस लिख दोगे कि समराइज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन सिंगल पैराग्राफ इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे ये मस्त तरीके से समझा देगा। अब मैं कंटिन्यू टू रीड अलाउड यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, वेरिलॉग एक स्पेशल लैंग्वेज है जो डिजिटल डिजाइन में काम आता है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स को प्लान करते हैं, जैसे कि एक ब्लूप्रिंट या किसी रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स होते हैं। वेरिलॉग का उसे करके हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे उसे बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब है वेरिलॉग को यूज़ करके हम कंप्यूटर को बताते हैं। ये बहुत फनी बोल रहा है, एक बार फिर से सुनते हैं। वेरिलॉग का उसे करके हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना है। ये लैंग्वेज मॉड्यूल्स, वायर्स, रजिस्टर्स और ऑलवेज ब्लॉक्स का उसे करके सर्किट्स को डिस्क्राइब करता है। हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक काम कर। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। मॉड्यूल्स का मतलब जो हम अगर आपने सी प्लस प्लस या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें फंक्शन करके कुछ होता है, फंक्शन होता है या फिर उसको मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन या मेथड दोनों में से एक का भी आपको मतलब पता है तो ये मॉड्यूल वही है। ठीक है, वेरीलॉग लैंग्वेज में मॉड्यूल फंक्शन या फिर मेथड को मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर वाले स्टूडेंट है तो फंक्शन का मतलब पता ही होगा आई होप। वायर्स हमारे जो नॉर्मल ही है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। रजिस्टर हम जो 1 to 5 चैप्टर पढ़ेंगे डिजिटल लॉजिक में उसमें शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वही शिफ्ट रजिस्टर्स है जो कुछ डेटा अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, जैसे वेरिएबल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ही ये रजिस्टर होता है। ठीक है, और ये वायर्स को कह सकते हैं वो हम फंक्शन में पैरामीटर्स पास करते हैं, है ना, तो वायर्स के थ्रू पास करें ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, आगे ये समझाएगा कि कैसे वायर्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या रोल प्ले करते हैं। पर अगर याद रखना हो तो मॉड्यूल्स मतलब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन आता है, वैसे ही वायर्स मतलब वायर अब किस लिए यूज़ होता है। अब मैं ये फ़ोन को चार्ज करने के लिए वायर यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ से पावर एडेप्टर में से पावर आएगी और मोबाइल के अंदर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वायर्स यूज़ होते हैं। रजिस्टर वेरिएबल्स की तरह मान सकते हैं, कुछ स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और ऑलवेज ब्लॉक्स ऐसे ब्लॉक्स है जिनमें कुछ लिखा होता है वो हमेशा ही फॉलो होता है। ठीक है, नाम ही बता रहे सबके। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद में समझा देता हूँ। ठीक है, ऑलवेज ब्लॉक से रीड अलाउड करते हैं। ऑलवेज ब्लॉक्स का उसे करके सर्किट्स को डिस्क्राइब करता है। हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक काम करता है, जैसे एक प्लेयर अपनी टीम में। वायर्स सर्किट्स के कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, रजिस्टर्स टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं और ऑलवेज ब्लॉक्स हमेशा फॉलो होने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वेरिलॉग से हम अपने डिजाइन्स को सिमुलेट कर सकते हैं, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं, और जब सब कुछ सही दिख जाए
तब उससे एक्चुअल हार्डवेयर पे ला सकते हैं। इसे डिजिटल डिजाइन को सिस्टमैटिक और एरर फ्री बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, कहना क्या चाहता है कि वेरिलॉग की मदद से रुक जा भाई, वेरिलॉग की मदद से जैसे आपने, अरे रुक जा, ठीक है, जैसे कोई आर्किटेक्ट होता है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ सोसाइटी बनानी है, कुछ भी बनाना है, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कुछ भी हो, तो उससे पहले वो जो डिज़ाइनर होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसको एक्चुअल में बनाया जाता है। तो इस तरह ही जो एक्चुअल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का, उससे पहले हम उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट पे रन कर सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब क्या? वर्चुअल मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वर्चुअली है, ठीक है। और एनवायरनमेंट मतलब उसको एक, जैसे हमें एनवायरनमेंट मिलता है उसमें हम कुछ कोड कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरह एनवायरनमेंट मतलब बैकग्राउंड, उसको बैकग्राउंड मिलता है, ठीक है। तो एक वर्चुअल बैकग्राउंड मिलता है जिसमें हम बना सकते हैं उस बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड भी एक सही वर्ड नहीं रहेगा, पर एनवायरनमेंट मतलब पता ही होगा, एक जैसे कुछ रखने के लिए कंटेनर होता है, वैसे ही कुछ चलाने के लिए एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। अब समझ आ गया, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें हम वर्चुअली टेस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को फिजिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले, जिससे वो सिस्टमेटिक और एरर फ्री होता है। एग्जाम में लिखने वाले वर्ड्स है ये सारे, ठीक है, चैट जीपीटी वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे यूज़ करता है, तो एग्जाम में लिख सकते हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो वेरिलॉग क्या था ये क्वेश्चन में पूछा था, और कैसे वो डिजिटल डिज़ाइन में रोल प्ले करता है, तो वो सारी चीज़ें इसने बता दी है, ठीक है। याद रखना हो तो एक बार फिर से देख लेना पीछे होके, नहीं तो खुद बना के लिख ही दे सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। एक बार देख लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंड और एक्सॉर एंड नॉट गेट्स इन वेरिलॉग। ठीक है, एंड और एक्सॉर और नॉट, ये चारों गेट्स जैसे हमने लॉजिक गेट्स में पढ़े हैं सेम वैसे ही काम करते हैं। एक बार इनको वेरिलॉग वाले में भी सुन के देख लेते हैं, ठीक है, काम तो इनका वही है जैसा होता है एक्चुअल में। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं चैट जीपीटी की। होते हैं रजिस्टर्स टेम्परेरी अब ठीक है, अब एंड और एक्सओआर और नॉट गेट्स वेरिलॉग में अलग अलग लॉजिक गेट्स है जो डिजिटल सर्किट्स में उसे होते हैं, यूज होते हैं। एंड गेट का काम है डू इनपुट्स को लेकर, अगर दोनों ट्रू 1 होते हैं तो आउटपुट ट्रू होता है, अगर कोई भी फॉल्स 0 है तो आउटपुट फॉल्स होता है। और गेट में अगर कोई भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होता है, दोनों इनपुट्स फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स होता है। एक्सओआर गेट एक्स होता है अगर कोई भी फॉल्स 0। एक्सओआर गेट में अगर इनपुट्स सेम है तो आउटपुट फॉल्स होता है, अगर इनपुट्स अलग है तो आउटपुट ट्रू होता है। नॉट गेट एक इनपुट को लेकर उसका अपोजिट आउटपुट देता है, मतलब अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होता है, और अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होता है। इन गेट्स का यूज डिजिटल सर्किट्स के लॉजिक ऑपरेशंस को डिफाइन करने में होता है, और वेरिलॉग में इनका उसे करके हम इन लॉजिक गेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सेम ही वेरिलॉग में भी ये सारे गेट्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इसका कहना है। ये इसने बेसिकली वही ट्रूथ टेबल जो होता है वही सेंटेंस में बना के समझा दिया। सेम ही चीज़ हुई, ठीक है, एंड गेट में दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, और गेट में एक भी ट्रू होगा तो भी चलेगा, और एक्सॉर गेट में दोनों में से एक भी, सॉरी, दोनों अपोजिट हुआ तो एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है कि दोनों सेम हुए, 1 1 हुआ तो उसका आंसर 0 आएगा, और दोनों अपोजिट हुए तो 1 आएगा, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट दोनों में से एक भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। और नॉट गेट में तो अपोजिट कर देता है, ठीक है, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है। तो सिंपल जो लॉजिक गेट्स था वैसा ही था इसका इसका क्वेश्चन भी, ठीक है। आगे, व्हाट इज द रोल ऑफ नेट्स एंड वायर्स इन वेरिलॉग एंड हाउ आर दे यूज्ड टू कनेक्ट कंपोनेंट्स इन डिजिटल सिस्टम। ठीक है, फिर से उसको वही सेंटेंस दे दिया मैंने, समराइज कर देना इंग्लिश में। तो सुनते हैं इसने क्या बोला है। नेट्स और वायर्स वेरिलॉग में डिजिटल डिजाइन में कनेक्शंस बनाने का काम करते हैं। वायर्स, इमेजिन करो उनको सिटी के रोड्स की तरह, जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करते हैं। अगर एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक कुछ इंफॉर्मेशन जाना है तो उसके लिए वायर का उसे होता है। नेट्स इन वायर्स को कंबाइन करके बनते हैं, जैसे एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है। ये नेट्स और वायर्स डिजिटल कंपोनेंट्स जैसे कि मॉड्यूल्स,
को कनेक्ट करने में उसे होते हैं। हर कंपोनेंट का अपना रोल होता है और वायर्स उनके बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं। वेरिलॉग में हम इन वायर्स और नेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाएगा। ये कनेक्शंस डिजिटल डिजाइन को ऑर्गेनाइज और डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब नेट्स का इन्होंने क्या बोला है, नेट्स इन वायर्स को कंबाइन करके बनते हैं। वायर तो हमने देख लिया कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कुछ ले जानी है, तो वो वायर का काम है। ठीक है, और नेट्स को इन्होंने बोला है कि वायर्स को कंबाइन करके बनते हैं। जैसे एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क में बहुत सारे ये होते हैं, सर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसने बोला है कि बहुत सारे वायर्स को कलेक्ट करके एक नेट बनता है। ठीक है, तो वायर्स का काम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना हुआ, और नेट का मतलब हुआ कि उन वायर्स का कॉम्बिनेशन, सॉरी। ठीक है, तो नेट्स और वायर्स हमने समझ लिया क्या है। वही क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ आर दे यूज टू कनेक्ट कंपोनेंट्स इन अ डिजिटल डिज़ाइन। तो नेट और वायर्स की वजह से हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं डिजिटल डिज़ाइंस में। ठीक, यही इसका कहने का मतलब हुआ। आगे देखते हैं, व्हाट आर इंटरनल वेरिएबल्स इन वेरिलॉग। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक भेजा नहीं था सीई वालों को, आईटी के क्लासरूम्स में भेजा था, तो वहाँ से क्वेश्चन बैंक ले लिया है। और नोट्स भी है इसके, क्लासरूम में आए थे जो, बट वो पढ़ने का मुझे कोई सेंस नहीं लगा, तो वो क्वेश्चन बैंक और नोट्स दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरनल वेरिएबल्स इन वेरिलॉग एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम नेट्स एंड रजिस्टर्स। यहाँ पे स्पेस रह गई है, ऊपर भी एक दो क्वेश्चन में स्पेस रह गई थी, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था इसलिए। ठीक है, अब इसका आंसर सुनते हैं कि इंटरनल वेरिएबल्स क्या होते हैं और वो नेट और रजिस्टर से कैसे अलग होते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, रजिस्टर भी कुछ स्टोर करने के लिए होता है, और नेट्स मतलब कलेक्शन ऑफ वायर्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है चैट जीपीटी। इंटरनल वेरिएबल्स वेरिलॉग में वो वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ मॉड्यूल के अंदर हाई एक्सेस किए जा सकते हैं। इनका यूज मॉड्यूल के फंक्शंस और टास्क्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए होता है। मॉड्यूल मतलब अभी के लिए समझ लो फंक्शन है। ठीक है, जो फंक्शन की बॉडी होती है हमारे सी प्रोग्राम में या सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, वो फंक्शन की बॉडी को ही एक मॉड्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसका लोकल स्कोप है, तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि वेरिएबल का लोकल स्कोप ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वेरिएबल्स टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उनका स्कोप सिर्फ मॉड्यूल के अंदर ही होता है। नेट्स और रजिस्टर्स के बीच का डिफरेंस ये है कि नेट्स एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए उसे होते हैं, जैसे कि वायर्स जो मॉड्यूल्स को कनेक्ट करते हैं, जबकि रजिस्टर्स एक स्पेसिफिक टाइप के इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं जो डेटा स्टोरेज के लिए उसे होते हैं, और उनका वैल्यू टैब तक रिमेन करता है जब तक किसी और वैल्यू से अपडेट ना हो। इंटरनल वेरिएबल्स दूसरे मॉड्यूल्स से डायरेक्टली इंटरैक्ट करने में मदद करते हैं और मॉड्यूल के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में उसे होते हैं, जबकि नेट्स और रजिस्टर्स एक्सटर्नल कनेक्शंस और डेटा स्टोरेज के लिए उसे होते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला है नेट को एक ग्लोबल वेरिएबल है, नेट्स एक ग्लोबल वेरिएबल है, और ये इंटरनल वेरिएबल है एक लोकल वेरिएबल है इसी तरह। ठीक है, जिसका स्कोप उस ब्रैकेट्स के अंदर ही रहता है। और ये रजिस्टर तो हमारा उसमें जब पढ़ेंगे हम चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में, तो उसमें शिफ्ट रजिस्टर्स जो है 4 टाइप्स के हैं, वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसको तब समझते हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके। अगर आपको चाहिए कि कैसे लिखना है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके, तो वो चीज़ भी चैट जीपीटी को ही बता देना कि ये जो समराइजेशन किया है इंग्लिश में, वही सेम चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दे, तो कैसे एग्जाम में लिखना है उसका भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर ऐसा होगा, तो इसको यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट का नया फीचर आया है चैट जीपीटी में। ये एक्सपोर्ट करके मेरे को शेयर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन फंक्शन इन वेरिलॉग, व्हाट आर सम कॉमन यूज केसेस फॉर देम इन डिजिटल सर्किट्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का नाम सुन के ही सीधा वही पता चलता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात हो रही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। चैट जीपीटी का आंसर देखते हैं एक बार। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वेरिलॉग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लस एडिशन, दो नंबर्स को ऐड करेगा, डैश सब्ट्रैक्शन, एक नंबर से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा, एस्टरिस्क मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करेगा, परसेंट मॉड्यूलस, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके रिमाइंडर देगा। इन ऑपरेटर्स का यूज डिजिटल सर्किट्स में नंबर्स के साथ कैलकुलेशंस करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना हो या फिर उनका एवरेज निकलना हो, तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उसे करके इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स वेरिलॉग में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिफाइन करने में और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। यू ठीक है, मतलब अगर समझने जाए तो अगर सी प्रोग्रामिंग का थोड़ा भी नॉलेज है तो ये सारी चीज़ें फिर बच्चों जैसी ही है, सारी वही चीज़ें यूज़ हो रही है जो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होती थी। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, या मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है, ये सारी चीज़ें सी प्रोग्रामिंग में पढ़ी थी हमने, तो वही काम कर रहा है यहाँ पे भी। फिर आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो what are built-in gates in Verilog and how do they simplify the representation of digital logic circuits? बिल्ट इन का मतलब जो पहले से ही उसमें आते हैं, ठीक है, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन्होंने बोला है बिल्ट इन गेट्स, जो लॉजिक गेट्स है उसकी बात हो रही है कि वेरिलॉग जो है लैंग्वेज, उसमें पहले से कौन से गेट्स आते हैं जिनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वही हमारे जो गेट्स हमने पढ़े थे उन्हीं के बारे में बताया है, पर सुन लेते हैं एक बार इसका भी आंसर। वेरिलॉग में बिल्ट इन गेट्स होते हैं जो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स को रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। इनमें एंड और एक्सओआर और नॉट गेट्स इंक्लूडेड होते हैं, जिनके उसे से हम लॉजिक ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करते हैं। जब हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं तो इन बिल्ट इन गेट्स का उसे करके हमें खुद से गेट्स डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दो इनपुट्स के बीच एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप डायरेक्ट एक एंड गेट यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैन्युअली डिस्क्राइबिंग द लॉजिक फॉर एंड ऑपरेशन। इसे सर्किट बीच में इंग्लिश पे आ गया, मतलब पूरा खुद से डिज़ाइन करने की जगह हम सीधा एंड गेट इंपोर्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं। डिजाइन को सिंप्लीफाई करने में मदद मिलती है, क्योंकि इन बिल्ट इन गेट्स की वजह से हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मतलब जो पहले से गेट ये सारे हैं इसमें वेरिलॉग में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, फिर से उनको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैन्युअली पूरा खुद से। ठीक है, सेम सी प्रोग्रामिंग की तरह ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक गेट्स क्या होता है अगर ये भी नहीं पता तो लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। वैसे तो 12th में भी पढ़ा था, फिजिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, पर ठीक है एक बार फिर से पढ़ लेंगे लॉजिक गेट्स क्या होता है। ये सारे लॉजिक गेट्स जो है वो पहले से ही आते हैं वेरिलॉग में, इसलिए इसने बोला कि फिर से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस असाइनमेंट्स इन वेरिलॉग? ठीक है, असाइनमेंट मतलब शायद जो वेरिएबल असाइन करता है उन्हीं की बात हो रही है, वो कॉलेज वाले असाइनमेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, इन वेरिलॉग एंड व्हेन वुड यू चूज टू यूज ईच ऑफ देम? ठीक है, पढ़ते हैं एक बार आंसर। वेरिलॉग में कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स और नॉन कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स में फर्क होता है। कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स का यूज मेनली वायर या रेग वेरिएबल्स के वैल्यूज को असाइन करने के लिए होता है। ये असाइनमेंट्स कंटिन्यूअसली रीवैल्यूएट होते रहते हैं जब भी उनकी डिपेंडेंट वैल्यूज चेंज होती है। नॉन कंटिन्यू डिपेंडेंट वैल्यूज़ मतलब सपोज अगर हमारी सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस में बताऊं तो इंटीजर x इक्वल्स टू वाई, सपोज y इक्वल्स टू 25 ऊपर दिया हुआ है, x इक्वल्स टू वाई कर दिया मैंने, तो y की वैल्यू जैसे ही मैं आगे जाके चेंज करता हूँ x की भी वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसा इसका कहने का मतलब है। ये असाइनमेंट्स कंटिन्यूसली रीवैल्यूएट होते हैं जब जब भी उनकी डिपेंडेंट वैल्यूज़, जो x की डिपेंडेंट वैल्यू y थी, वैल्यूज़ चेंज होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब तो यही है। आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स में इनिशियल या ऑलवेज ब्लॉक्स के थ्रू वैल्यूज को असाइन किया जाता है जो कि स्पेसिफिक इवेंट्स के बाद हाई एग्जीक्यूट होते हैं। कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स का यूज मेनली कॉम्बिनेशनल लॉजिक के डिजाइन में होता है जहां पे हमें कांस्टेंट अपडेट की जरूरत होती है, जबकि नॉन कंटिन्यूअस असाइनमेंट्स सिक्वेंशियल लॉजिक जैसे फ्लिप फ्लॉप्स के डिजाइन में उसे होते हैं जहां पे स्पेसिफिक इवेंट्स या कंडीशंस के बाद हाई वैल्यूज अपडेट होती है। ये यूज को उसे बोल रहा है, ही, एच आई को ही को हाई बोल रहा है, तो हाई से मुझे वो याद आ रहा है मीम वाला। लगता है आय आय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर असाइनमेंट का यूज केस अलग होता है और ये डिपेंड करता है कि हमें कंटिन्यूअसली रीएवैल्यूएटिंग लॉजिक चाहिए या एफआईआर स्पेसिफिक इवेंट्स के बाद अपडेट करना है।
ठीक है, तो कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस असाइनमेंट के बीच का डिफरेंस बताया था। कुछ खास समझ नहीं आया, पर ठीक है, ये चीज़ समझ के लिख सकते हैं एग्जाम में इंग्लिश में कन्वर्ट करके। अगर मैं इसको बोल दूंगा कि ये चीज़ कन्वर्ट करके मेरे को दे दे, तो ये कन्वर्ट करके भी दे देगा। ठीक है, इंग्लिश में एक बार कर लेंगे लास्ट में, वो भी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें इसने क्या बताया, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस असाइनमेंट क्या होता है वेरीलॉग में। यहाँ पे समझा भी दिया। अगर ऐसा हो वीडियो फिर से पीछे कर लेना, या फिर मैं इसका कॉपी भेज दूंगा, वहाँ से रीड कर सकते हैं। मस्त समझाया है सब कुछ इसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही चीज़ है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एल्स एंड एल्स इफ। ठीक है, इफ इन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, क्लॉसेस इन वेरीलॉग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ भी लिखा है। तो लास्ट क्वेश्चन ही है क्वेश्चन बैंक का, देख लेते हैं एक बार। एल्स और एल्स इफ क्लॉजेस वेरीलॉग में इफ स्टेटमेंट में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम किसी कंडीशन को चेक करते हैं तो इफ के बाद एल्स का उसे होता है जब हमारा पहला कंडीशन फॉल्स होता है। यह बताता है कि अगर पहली कंडीशन नहीं मिलती तो फिर कौन सी एक्शन लेनी चाहिए। एल्स इफ का यूज मल्टीपल कंडीशंस चेक करने में होता है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, और अगर वो ट्रू है तो उस कंडीशन के कोरिस्पॉन्डिंग एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये एक स्टेप वाइज अप्रोच प्रोवाइड करता है मल्टीपल कंडीशंस चेक करने में, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अलग अलग सिनारियोज के लिए अलग एक्शंस डिफाइन करने में। इसे आप अपने वेरीलॉग कोड को ज्यादा रीडेबल और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी थी सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, सेम 1 सेम 2 सेम 3 वही चलता आ रहा है, वही सारी चीज़ें हैं। सिर्फ उसमें था सी प्रोग्रामिंग और यहाँ पे है हमारा वेरीलॉग, सेम चीज़ ही है, इफ एल्स इफ सब कुछ। एक बार अगर इसको मैं बोलूँ कि ये जो तूने लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था, कन्वर्ट दिस लास्ट आंसर इनटू इंग्लिश so that I can write the same in my exams. ठीक है, make sure the length of the answer is not too long. ठीक है, अब इसने इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया, और वही सेम चीज़ को इंग्लिश में बता दिया। ठीक है, इस तरह इंग्लिश में लिख सकते हैं। ख़त्म कर दिया, और एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। The else and else if clauses in Verilog if statements are crucial for conditional checks. After evaluating the first condition with if, the else clause specifies what action to take if the condition is false. It indicates an alternative course of action when the initial condition is not met. On the other hand, else if is used to check multiple conditions sequentially. If the first condition in the if statement is false, else if examines the subsequent condition, executing the corresponding action if it is true. This stepwise approach allows for the evaluation of various scenarios, providing flexibility in defining different actions for different conditions. It enhances the readability and flexibility of Verilog code by allowing a clear and concise representation of conditional logic. ठीक है, वही कह रहा है, हमने जो सी प्लस प्लस में एल्स एल्स इफ यूज़ किया था, वही चीज़ें सारी वेरीलॉग का पार्ट है सिर्फ। ठीक है, सब कुछ सेम ही है। तो अगर क्वेश्चन बैंक देखें तो यही सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन बैंक में। पूरे वेरीलॉग पूरी लैंग्वेज को सीखने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो सिर्फ इतना ही करके जा सकते हैं एग्ज़ाम में। हालांकि क्वेश्चन इसमें से आए उसके चांस कम है, क्योंकि मोस्टली सारे क्लासेस में ये सारी चीज़ें नहीं कराई है, और सारे क्लासरूम्स में सिलेबस भी नहीं भेजा इस चीज़ का। ठीक है, पर इन केस आ जाता है वेरीलॉग के पेज पे कोई क्वेश्चन बैंक में से, तो वो चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस भी नहीं है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के, या फिर 2 मार्क्स के ही है। 8 मार्क वाला कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है क्वेश्चन बैंक के हिसाब से। तो ठीक है, यही था वेरीलॉग के चैप्टर के बारे में। जो नया चैप्टर था, मज़े मज़े में ही उसको ख़त्म कर दिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब डिजिटल लॉजिक के पूरे वाले पार्ट में। ठीक है, बाय।